So first I will write down the question and then we'll discuss the solution. So question मैं नोट डाउन कर रहा हूँ फर्स्ट. So ये आपका क्वेश्चन है, द नेटवर्क इज फाउंड, आपका नेटवर्क गिवन है, नेटवर्क डायरेक्टली गिवन है, उसने रिलेशन दिया है, फाइंड करना है आपको क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड टोटल फ्लोट ऑफ ईच एक्टिविटी. टोटल फ्लोट ऑफ ईच एक्टिविटी, तो पहले मैं रिलेशन नोट डाउन करा रहा हूँ, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. सो रिलेशन गिवन है, ये आपके एक्टिविटीज गिवन है और इसका ड्यूरेशन गिवन है, एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन गिवन है. तो हमें फाइंड करना है क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड टोटल फ्लोट. तो फर्स्ट हम लोग को फाइंड करना होगा, ये डायग्राम कैसा दिखेगा. तो आप ये 10 20 से कंफ्यूज मत हो, ये 1 2 ही है, बस जीरो उसने एडिशनल लगा दिया है. ये नंबरिंग तो कुछ भी हो सकता है ना, नंबरिंग हमें नहीं जानना है क्योंकि नंबरिंग यहाँ पे कन्वेंशन के क्वेश्चंस होता है, तो नंबरिंग हमारे लिए यूजफुल नहीं है. नंबरिंग जनरली किया जाता है फुलकरसन रूल्स से. फुलकरसन रूल्स से, तो नेम आप याद रखो, फुलकरसन रूल्स मेथड होते हैं, फुलकरसन मेथड होते हैं, फुलकरसन रूल्स होते हैं, जिससे कि आप फाइंड करते हो नंबरिंग ऑफ इवेंट्स. नंबरिंग ऑफ इवेंट, तो पहले मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा. इसे ड्रॉ कैसे कर सकते हैं. सो एक्टिविटी आपका 10 20 10 30 एंड 10 40. सो ये कुछ ऐसा होगा. अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, सो 10 आपका ये इवेंट है स्टार्टिंग, सो 20 30 40, इस तरीके से ये कुछ होगा. 10 से 20 30 और 40. नेक्स्ट 20 से 60 भी कनेक्टेड है, 20 से 60 भी कनेक्टेड है, दैट मीन्स मैं फर्दर आगे मूव कर रहा हूं. सो 20 to 60, 30 to 50 कनेक्टेड है, 40 to 50 कनेक्टेड है. सो 50 मैं कहां ड्रॉ कर सकता हूं, 30 to 50 एंड 40 to 50. सो ऐसा मैं कर सकता हूं, 40 to 50 है आपका, 40 to 50 है, 30 to 50. एक बार में आपसे डायग्राम नहीं बनेंगे सारे के लिए, कोई बात नहीं है. मैं आपको कल बताया भी था लास्ट लेक्चर में पार्ट में कि आप इरेगुलर डायग्राम ही बनाओ ना, अल्टीमेटली आपको ये तो पता चल जाएगा ऑलमोस्ट वो कैसा दिख रहा है. सो कंप्लीट नीट एंड क्लीन आपके एक बार में नहीं बनेगा क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड्स है. सो 40 to 50 एंड 30 to 50. नेक्स्ट क्या है, 40 to 60 भी कनेक्टेड है आपका, 40 to 60 भी कनेक्टेड है आपका. दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका क्या हुआ, आप 40 to 60 ऐसे कनेक्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि 10 to 20 10 to 30 10 to 40 में मैं यहां पे रखूंगा 40, यहां पे रखूंगा 40 और ये रखूंगा मैं 30. अब आप देखो 40 से 60 कनेक्ट कर सकते हो, इजिली कर सकते हैं. सो दिस इज 10 20 10 40 एंड 10 30. ऐसा कुछ नहीं, 10 30 हम नीचे भी तो ड्रॉ कर सकते थे, 10 40 बीच में होगा. मैंने सीक्वेंस में ड्रॉ किया 20 30 40, बट मुझे ये पता चल गया कि आप यहाँ पे जब 40 to 60 ले जाओगे तो ये अगर आपका 40 रहता तो इसे आपको क्रॉस करना होता. और मैंने रूल्स में आपको बताए थे कि हमें ये हमेशा कोशिश होनी चाहिए हमारी कि नेटवर्क में क्रॉसिंग नहीं आए. अगर वो अवॉइडेबल नहीं है तो आप ब्रिज बना दो, बट हम यहाँ चेक कर सकते थे, हम क्रॉसिंग के बिना भी इसे बना सकते हैं और हमने ड्रॉ किया. So this is 40 to 60. Next one is 50 to 60. 50 to 60 भी कनेक्टेड है. So इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं 50 to 60. नेक्स्ट वन क्या है आपका, 50 to 70 है एंड 50 to 80 है. 50 to 70 है और 50 to आपके 80 भी है. सो 50 से 70 मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर लूं, अगर 50 to 70 और ये आपका ड्रॉ कर दूं मैं 50 to 80. तो 60 to 80 भी कनेक्टेड है, ये यहां से ड्रॉ हो जाएगा. फाइनली 70 to 80 भी कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये. सो 80 आपका क्या है, एंड पॉइंट है, 80 आपका एंड पॉइंट है. नाउ यहां पे हम लोग देखेंगे ड्यूरेशन क्या है. 10 से 20 के बीच में ई की वैल्यू क्या है, 8. सो राइट हियर 8, यहां हम लोग मेंशन करेंगे 8. 10 to 30 में ड्यूरेशन क्या है, 13. 10 to 40 के लिए ड्यूरेशन है 16. 20 to 60 के लिए ड्यूरेशन है 11. 30 to 50 के लिए ड्यूरेशन है 5. 40 to 50 के लिए ड्यूरेशन है 17. 40 to 60 के लिए ड्यूरेशन है 14. 50 to 60 के लिए ड्यूरेशन है 10. 50 to 70 के लिए ड्यूरेशन है 9. 50 to 80 के लिए ड्यूरेशन है 17. 60 to 80 के लिए ड्यूरेशन है 7 और 70 to 80 के लिए ड्यूरेशन है 8. अब ये आपका डायग्राम हो गया. इस तरह हमारे ई की वैल्यूज हमने यहाँ पे नोट डाउन की, ई की वैल्यूज हमने नोट डाउन कर ली. नाउ नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे.
ये आपके हैं वैल्यू सारे। अब हमें फाइंड करना है क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो पहले हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहाँ पे फाइंड करेंगे। कैसे कर सकते हैं? सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने यूज किया था। सो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट केस के लिए? 0। 20 के लिए वैल्यू क्या हो सकती है? अच्छा 20, 40 और 30 इंटरलिंक्ड है या नहीं? 20, 30 और 40 इंटरलिंक्ड है या नहीं? ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। तो जब प्रोवाइडेड नहीं हो तो आप अपने मन से डमी यूज नहीं करना। जब तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जैसे अभी आपने कुछ क्वेश्चन देखे थे इससे पहले जहां पे आपके 000 वैल्यू दे रखा था T0, TL, TP की पर्ट में, आप याद करो, तो वहां पे वो इंडिकेट कर रहा था कि डमी यूज करना है, बट ऐसा यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो हम डमी यूज नहीं करेंगे। सो 20 के लिए सिर्फ एक ही पाथ आ रहा है, सो 0 + 8 दैट इज 8। 40 के लिए 16, 30 के लिए 13। नाउ 60 के लिए, 60 के लिए कितने पाथ आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। 20, 60, 40, 60, 50, 60। सो 20, 60 से वैल्यू कितनी आएगी? 8 + 11 19। यहां से कितनी आ रही है? 16 + 14 30। और यहां से कितनी आ रही है? 13 + 5 18 + 10 28। सो मैक्सिमम वैल्यूज आ रहे हैं 40, 60 में, दैट इज 30। यहां 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 की वैल्यू कितनी हो सकती है? 50 की वैल्यू 13 + 5 18 या फिर 16 + 17 33 भी हो सकती है। तो 33 + 10 अगर मैं ये करूं तो ये आपका 43 भी आ जाएगा। सो 30 इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो ये भी हमें मल्टीपल चीजों को देखने होंगे। वहां पे आपसे मिस्टेक होगा, कोई बात नहीं, कन्वेंशनल थोड़ी ना है। आप ऑब्जेक्टिव में रफ करते जाओ ना, वहां से फाइनल जो भी वैल्यू आ रही है। सो 16 + 40 30 तो आ रहा था, बट हम ये भी तो पाथ ले सकते थे 10 40 50 फिर 60 की तरफ जाते हैं। सो 16 + 17 यहाँ कितने आ जाएंगे 50 के? 33। और 33 + 10 43 वैल्यूज आ जाएंगी। सो 60 के लिए वैल्यू होगी 43। नाउ 80 के लिए 43 + 7 50। पहले मैं लिखता हूँ ये 50 है, बाकी चेक करूंगा। यहाँ 33 + 17 50 आएंगे, और ये 33 + 9 70 की वैल्यू आ रहे हैं 42, और 42 + 8 भी 50 ही आएंगे। दैट मीन्स मैक्सिमम ड्यूरेशन इस प्रोजेक्ट का 50 यूनिट्स है। मैक्सिमम ड्यूरेशन इस प्रोजेक्ट के लिए 50 यूनिट्स है। सो फाइनली यहाँ पे हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट ये क्या होगा? 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स। क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा यहाँ पे? क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा आपका यहाँ पे? 10 10 के बाद क्या होगा? 10 40, इसके बाद आपका क्या था? 50 60 80। 10 40 50 60 80, या फिर आप कह सकते हो 10 40 50 70 80, या फिर आप कह सकते हो 10 40 50 80। तीन क्रिटिकल पाथ्स आएंगे। देयर आर 3 क्रिटिकल पाथ्स इन दिस केस, सो विल राइट हियर। और क्रिटिकल पाथ एक से ज्यादा आ सकते हैं, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। क्रिटिकल पाथ कौन कौन से हैं? क्योंकि तीनों से आंसर आपके लास्ट में 50 आ रहे हैं, सो तीनों आपके मैक्सिमम है। सो विल राइट हियर 10 40 50 60 80। सो फर्स्ट क्रिटिकल पाथ इज 10 40 50 60 80। ये फर्स्ट क्रिटिकल पाथ। सेकंड क्या हो सकता है? 10 40 50 70 80। सो 10 40 50 70 80। और लास्ट क्या हो सकता है? 10 40 50 एंड डायरेक्टली 80। सो 3 क्रिटिकल पाथ्स होंगे, 10 40 50 एंड 80। सो ये तीन क्रिटिकल पाथ्स हैं। ये तीनों क्रिटिकल पाथ्स से फाइनल आंसर आपका 50 आ रहा है, एंड 50 इज द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ तो फर्स्ट क्रिटिकल पाथ हमने फाइंड कर लिया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइंड कर लिया। टोटल फ्लोट कैसे फाइंड करेंगे? टोटल फ्लोट का वैल्यू क्या होता है सारे एक्टिविटीज के लिए? टोटल फ्लोट का वैल्यू क्या होता है? TLJ माइनस TEI माइनस TIJ। तो TEI तो आपके पास सबका है, TIJ भी है, TLJ किसी का नहीं है। तो पहले हम TLJ फाइंड करेंगे सारे के लिए। सो TLJ आपका फाइंड करने के लिए मैं बोल रहा हूं, सो ब्लैक से मैं जो बॉटम में लिख रहा हूं वो आपके TLJ होंगे। सो ये 80 है, 80 के लिए आपका TLJ क्या होगा? सेम 50 होगा। सो 50 ये हो गया आपका TLJ। नेक्स्ट 70 के लिए क्या हो सकता है? 70 के लिए होगा 50 माइनस 8 दैट इज 42। सो इसके लिए भी होगा 42। 50 के लिए क्या हो सकता है? 50 के लिए दो पाथ्स आ रहे हैं, 50 के लिए तीन पाथ्स आ रहे हैं आपके। फर्स्ट 50 माइनस 8 42, 42 माइनस 9 33 आ सकते हैं, या फिर 50 माइनस 70 33 आएंगे, या फिर
50 माइनस 7, 43 माइनस 10, 33। तो अल्टीमेटली इसके लिए 33 आएंगे, 33 आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं 60 के लिए क्या आएंगे, 60 के लिए आपका आएगा 43, 60 के लिए आएगा 43, टीएलजे की वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूं 43। नेक्स्ट कौन सा आपका बच रहा है 20 के लिए आपका क्या हो सकता है 43 माइनस 11 कितने हो जाएंगे 43 माइनस 11 कितने होंगे आपके 43 माइनस 11, ये 43 माइनस 11, यहां पे वैल्यू 43 आएगी, 43 आएगी वैल्यू, आप चेक करो मिनिमम वैल्यूज लेने हैं। सो 50 माइनस 7 43, बट सेकंड कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो इट विल बी 43 ओनली। नेक्स्ट 43 माइनस 10 33, ये तो सेम ही आ रहा है, ये आपके पास आ सकते हैं वैल्यू। सो 20 के वैल्यूज आपके पास कितने आएंगे 43 माइनस 11 दैट इज 32। सो इसके लिए वैल्यूज आपके पास आएंगे 32, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली इसके लिए क्या आ सकते हैं 43 माइनस 14 29 आ सकते हैं, 40 के लिए वैल्यू 29 आ सकते हैं, और सेकंड वैल्यू आ सकता है 33 माइनस 17 16 आ सकते हैं। तो आप कौन से वैल्यू को कंसीडर करोगे मिनिमम वैल्यू को। सो मिनिमम वैल्यू इसके लिए क्या आएंगे 33 माइनस 17 दैट इज 16, इसके लिए वैल्यू आएंगे 16। 30 के लिए वैल्यू क्या आ सकते हैं 33 माइनस 5 28, 33 माइनस 5 28, और कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट के लिए क्या हो सकता है 16 माइनस 16 0, 28 माइनस 13 15, या फिर 32 माइनस 8 24। मिनिमम वैल्यू क्या है मिनिमम वैल्यू 0 है, सो टीएल की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे। सो ये आपके टीएल की वैल्यू है डिफरेंट केसेस के लिए, इस केस के लिए 0 आ रहे हैं, यहाँ के लिए 32, इसके लिए 16, इसके लिए 28 43 33 50 एंड 42। सो ये आपके टीएलजे के वैल्यू अब आपके पास गिवन है, टीईआई की वैल्यू गिवन है, और आपके पास टीआईजे तो गिवन है। अब आप सारे सेपरेट एक्टिविटीज की आप टोटल फ्लोट को फाइंड करो, एक्टिविटीज के लिए टोटल फ्लोट फाइंड करो। इसके लिए 70 80 के लिए अगर मुझे फाइंड करना हो तो क्या फाइंड कर सकता हूं, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो 10 20 के लिए आपके पास टोटल फ्लोट की वैल्यू क्या होगी 10 20 के लिए टोटल फ्लोट की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 माइनस 0 माइनस 8 24। सो फर्स्ट केस के लिए आपके पास टोटल फ्लोट कितने आएंगे फर्स्ट केस के लिए 24। इस तरीके से आप बाकी के लिए भी यहाँ पे फाइंड कर लो टोटल फ्लोट की वैल्यू, टोटल फ्लोट की वैल्यू फाइंड कर लो। सो दिस इज द क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारे क्वेश्चंस थे सीपीएम में आपके फ्लोट के बेस पे, फ्लोट के बेसिस पे, और क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो हम लोग अपने पार्ट में भी सॉल्व किए हैं, एज वेल एज इन क्रिटिकल पाथ मेथड, दोनों जगह पे हमने सॉल्व किए हैं। सो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है सीपीएम में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे सीपीएम में है दैट इज कॉस्ट मॉडल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे सीपीएम का है दैट इज कॉस्ट मॉडल। तो सीपीएम पर्ट में हम लोग ये एज्यूम करते हैं, या नॉर्मली आप क्या एज्यूम करते हो कि किसी भी चीज में अगर टाइम कम लग रहा हो तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, और टाइम जितना ज्यादा लगेगा कॉस्ट उतना ही इंक्रीज करेगा। बट सीपीएम में हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, सीपीएम में हम लोग ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि आपका जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली आपके डिपेंडेंट नहीं होता है टाइम पे, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता है टाइम पे, ये वेरी करते हैं, जो पूरे प्रोजेक्ट के कॉस्ट हैं ये वेरी करते हैं आपके प्रोजेक्ट के टाइम एज वेल एज प्रोजेक्ट के कॉस्ट से। तो ये टाइम और कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कि आपने टाइम रिड्यूस किया तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज भी कर सकता है, कॉस्ट रिड्यूस भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें के लिए सीपीएम में एक मॉडल तैयार किया गया दैट इज टाइम कॉस्ट मॉडल, टाइम कॉस्ट मॉडल। और इस टाइम कॉस्ट मॉडल में बोला गया कि टाइम आपका कॉस्ट से डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं, और इन फैक्टर्स को कंसिडर करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होंगे, हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होंगे। जो ये आपके पार्ट है, कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फर्दर उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें कंपोनेंट्स हैं, जो सारी चीजों को जाके अल्टीमेटली ये टाइम के साथ रिलेट किया जाता है। सो देयर इज नो सिंपल कैलकुलेशन, नो सिंपल लॉजिक कि टाइम और कॉस्ट आपका डायरेक्टली डिपेंडेंट है, अगर आप टाइम रिड्यूस करोगे तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम लोग पर्ट में मानते हैं।
बट सीपीएम में मैं फिर से कह रहा हूँ, सीपीएम में हम लोग एक प्रॉपर कॉस्ट मॉडल डिजाइन करते हैं और इस कॉस्ट मॉडल के बेसिस पे हम लोग कुछ वहां पर डेफिनेशन निकालते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम, डायरेक्ट कॉस्ट, क्रैश टाइम, ये सारी चीजों के बेसिस पे आपको एक टर्म आता है कॉस्ट स्लोप, और इस कॉस्ट स्लोप पे आपके डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो विल सी अबाउट कॉस्ट स्लोप एंड कॉस्ट मॉडल नाउ. नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट कॉस्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम कॉस्ट मॉडल इन सीपीएम. हाँ स्टॉप कर दो. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सीपीएम कॉस्ट मॉडल. सीपीएम कॉस्ट मॉडल, मैंने आपको बोला था कि सीपीएम में आपका टाइम और कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं. सीपीएम में टाइम और कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं. पर्ट में हम ऐसा एज्यूम करते हैं, पर्ट में हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर आप टाइम रिड्यूस कर दो प्रोजेक्ट की, सो अल्टीमेटली कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी. टाइम रिड्यूस करूंगा सो कॉस्ट भी आपका रिड्यूस हो जाएगा. बट इन केस ऑफ सीपीएम ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. हम लोग यहाँ एज्यूम करते हैं कि आपके कॉस्ट और टाइम जो है सेवरल अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है. दे आर डिपेंडेंट ओवर सेवरल अदर फैक्टर्स. तो जब मल्टीपल फैक्टर्स आ जाएंगे तो आप डायरेक्ट रिलेशन नहीं डिराइव कर सकते हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ऐसा नहीं बोल सकते हैं. सो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक कॉस्ट मॉडल तैयार करते हैं, कॉस्ट मॉडल प्रिपेयर करते हैं, एंड दैट कॉस्ट मॉडल इज नोन एज सीपीएम कॉस्ट मॉडल. सो आवर टॉपिक इज सीपीएम कॉस्ट मॉडल. सीपीएम कॉस्ट मॉडल. सो मैंने क्या कहा, सीपीएम कॉस्ट मॉडल. क्यों हमें जरूरत पड़ी कॉस्ट मॉडल की, क्योंकि सीपीएम में टाइम, क्रिटिकल पाथ मेथड में हमारा टाइम जो है और कॉस्ट है ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं. दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. सो ऐसा नहीं है कि हमने टाइम रिड्यूस किया सो ओवरऑल कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा. सो विल राइट दिस पॉइंट फर्स्ट. सो इन क्रिटिकल पाथ मेथड, सो ये आपका डिपेंडेंट है सेवरल अदर फैक्टर्स पे भी. दीज आर डिपेंडेंट ओवर सेवरल अदर फैक्टर्स. तो ये सेवरल अदर फैक्टर्स की वजह से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपका टाइम जो है वो रिड्यूस करने से कॉस्ट रिड्यूस होगा. हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हो जाए पॉसिबल, बट ऐसा भी हो सकता है कि टाइम आप फर्दर रिड्यूस करोगे तो आपका कॉस्ट इंक्रीज करने लगे, कॉस्ट इंक्रीज करने लगे. सो अगर टाइम एंड कॉस्ट की मैं बात करूं तो ग्राफिकली अगर उसे रिप्रेजेंट करना हो तो वो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है. टाइम और कॉस्ट का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन बोलूं सीपीएम में, जो कॉस्ट मॉडल हमने लिया इसके केस में, ये आपका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का रहता है. अब आप यहां पे देख सकते हो ये आपका क्या है, कॉस्ट, और एक्स एक्सिस पे है आपके टाइम. सो ये टाइम और कॉस्ट जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. आप यहां देखो इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे कॉस्ट आपका मैक्सिमम है, कॉस्ट आपका मैक्सिमम है. सो इस टाइम पे कॉस्ट मैक्सिमम, बट टाइम तो आपका मिनिमम था, बट कॉस्ट स्टिल आपका मैक्सिमम है. सिमिलरली आपका टाइम जैसे जैसे रिड्यूस, टाइम इंक्रीज कर रहा है और कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है और कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है. फर्दर आप टाइम और इंक्रीज करोगे और ये कॉस्ट भी इंक्रीज कर जा रहा है. बट ये मिनिमम पॉइंट ये है, ये आपका मिनिमम पॉइंट है. जिस मिनिमम पॉइंट पे आपका जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट आपका मिनिमम है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट मिनिमम है एक पर्टिकुलर टाइम पे. तो ये वो ऑप्टिमम टाइम है जहां पे आपका कॉस्ट मिनिमम होगा प्रोजेक्ट का. इस टाइम से अगर आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, दोनों ही कंडीशन में आपके कॉस्ट इंक्रीज कर रहे होते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपके कॉस्ट इंक्रीज कर रहे होते हैं. तो ये जो कॉस्ट है इसे हम लोग बोलते हैं CN, दैट इज नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट. और ये आपका जो कॉस्ट है दिस इज नोन एज CC, दैट इज क्रैश कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट. फर्दर नॉर्मल कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा दैट इज TN नॉर्मल टाइम, और क्रैश कोर्स से करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा दैट इज TC, दैट इज क्रैश टाइम, क्रैश टाइम. तो यहां पे आप इस डायग्राम से एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि आपका जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मिनिमम होगा. इस टाइम से अगर आप इंक्रीज करोगे टाइम को तो भी कॉस्ट इंक्रीज करेगा, और इस टाइम के अगर आप बियॉन्ड जाना चाहो कि हम इस टाइम से और भी कम कर लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट कम होगा, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कम नहीं होगा बल्कि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट फर्दर इंक्रीज कर जाएगा, फर्दर इंक्रीज कर जाएगा.
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो कॉस्ट होता है ना, सीपीएम मॉडल में हम लोग ये एज्यूम करते हैं आपका जो कॉस्ट है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। पहले ये पॉइंट नोट डाउन करूं मैं यहाँ पे, ये पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, विल राइट हियर। जो मैंने भी आपको बोला कि कॉस्ट जो होगा प्रोजेक्ट का वो टाइम रिड्यूस करने से रिड्यूस नहीं होगा। अप टू अ सर्टेन स्टेज इट विल रिड्यूस, बट एट अ पर्टिकुलर टाइम, जिसे हम लोग ऑप्टिमम टाइम बोलते हैं, इस ऑप्टिमम टाइम पे आपका जो कॉस्ट होगा, इस ऑप्टिमम टाइम पे जो कॉस्ट होगा प्रोजेक्ट का वो मिनिमम होगा। बट फर्दर इसके बियॉन्ड भी अगर हम मिनिमम रिड्यूस करना चाहेंगे अपने टाइम को, तो फिर आपका कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगा बल्कि इसके अपोजिट कॉस्ट आपका इंक्रीज करने लगेगा। सो विल राइट दीज पॉइंट्स। सो मैंने वही फर्स्ट पॉइंट लिखा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल नॉट रिड्यूस ऑलवेज विद रिडक्शन इन टाइम। सो कॉस्ट जो प्रोजेक्ट का वो ऑलवेज रिड्यूस होगा टाइम के साथ, ऐसा कोई कंपल्सरी पॉइंट नहीं है, ये कोई कंपल्सरी रिजल्ट या वैलिड रूल नहीं है। सो क्या होता है यहाँ पे, तो यही पॉइंट मैंने यहाँ नोट डाउन किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो मिनिमम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी मिनिमम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट नोन एज ऑप्टिमम टाइम, जो मैंने यहाँ पे इसमें शो कर रखा है। अब ये CCCN का ये फर्दर अभी कॉस्ट स्लोप में आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये ऑप्टिमम टाइम है, आपने माना कि ये जो आपका टाइम था ये ऑप्टिमम टाइम है, ऑप्टिमम टाइम है ये। तो इस ऑप्टिमम टाइम पे आपका कॉस्ट जो होगा प्रोजेक्ट का वो मिनिमम होगा। अब इस टाइम के बियॉन्ड प्लस या माइनस दोनों केस में आप टाइम को इंक्रीज करोगे तब तो प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होंगे, टाइम को आप डिक्रीज करोगे इस टाइम से तो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगा वो फर्दर इंक्रीज करने लगेगा, सो ये इसलिए ये आपका मॉडल होता है, ये कॉस्ट मॉडल है। दिस इज कॉस्ट मॉडल फॉर सीपीएम। तो इसे आप नोट डाउन करेंगे। फर्दर इसके बाद मैं बताऊंगा कि कॉस्ट के कंपोनेंट क्या है। कॉस्ट के दो कंपोनेंट है, मैंने आपको बोला इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ये चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। सो विल राइट दिस, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। सो यहां मैं मेंशन करूंगा टू कंपोनेंट्स है कॉस्ट के। सो सीपीएम मॉडल में आप कॉस्ट के दो कंपोनेंट मानते हो, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये क्या है, विल सी दिस। और सिमिलरली ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों दो तरीके से वेरी करते हैं टाइम से, इसलिए मैंने बोला कि टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है आपके सीपीएम मॉडल में प्रोजेक्ट कॉस्ट। सो विल राइट हियर, so there are two types of cost involved in project। वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन मैंने आपको बोला, फर्स्ट वन इज indirect cost and second one is direct cost। indirect cost and direct cost। तो ये indirect cost क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो पार्ट है कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट का, दोनों प्रोजेक्ट कॉस्ट के पार्ट हैं। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो पार्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आप डिसाइड नहीं कर सकते। अब एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल एक्टिविटीज हैं, तो किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कौन से कितना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट यूज हुआ है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। सो सच टाइप ऑफ कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रखी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम है, मैंने कोई भी एक XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी, आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी ली और इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम है आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे। तो फॉर एग्जांपल अब जब मैंने वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ले रखी है तो मैं अपने रॉ मटेरियल को रखने के लिए कोई एक गोडाउन या स्टोर रूम लूंगा। अब ये स्टोर रूम आप रेंट पे ले रखे हो, तो आप क्या ये बता सकते हो कि ये स्टोर रूम का कॉस्ट सिर्फ कास्टिंग के लिए कितना आ रहा है या फिर सिर्फ आपके फर्स्ट फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना है? आपने ये स्टोर रूम पूरे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए ले रखा है।
आपने ये स्टोर रूम पूरे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए रखा है, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टोर रूम का इतना कॉस्ट हुआ, सेकंड फ्लोर के लिए इतना कॉस्ट हुआ? तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसे कॉस्ट को बता पाना। ये पूरे इंटायर प्रोजेक्ट के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बता नहीं पाओगे कि ये कॉस्ट कितने इनकर्ड हुए हैं, ये कॉस्ट कितने यूज किए गए हैं। सो वैसे केस में इन कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। दिस आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इस इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं आपके सेटअप का कॉस्ट, जो आपने पूरा सेटअप किया उसके लिए कॉस्ट, जो आपने इक्विपमेंट्स लिए, वो इक्विपमेंट्स तो आप सारे डिफरेंट फ्लोर्स के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए यूज करोगे, तो किसी एक एक्टिविटी के लिए आपने कितना यूज किया ये कैसे बता सकते हो? सो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, इक्विपमेंट कॉस्ट, आपका जो लॉस है प्रॉफिट का, जो आपके लॉस है रिवेन्यू के, ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, क्योंकि प्रॉफिट या रिवेन्यू का लॉस पूरे एंटायर प्रोजेक्ट के लिए होता है, किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए नहीं होते हैं। सो दीज आर नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपके ग्राफ जो होता है वो वेरी कर रहा होता है टाइम के साथ दो तरीके से। एक आपका होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट का कंपोनेंट जो कि लॉस ऑफ प्रॉफिट है, लॉस ऑफ रिवेन्यू है। ये सारे आपके जितने भी होते हैं या जो भी आपके पेनाल्टीज लगते हैं, जो फाइन्स होते हैं, ये सारे इनको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट में आउटेज लॉस। आउटेज लॉस, और ये इंक्रीज करता है टाइम के साथ, ये इंक्रीज करता है टाइम के साथ, बट ये इंक्रीज एक कर्व के शेप में करेगा, एक कर्व के शेप में करेगा। वेयर जो बाकी आपके स्टोर रूम चार्जेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं, ये आपके टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में इंक्रीज करेंगे। सो ये मैं ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट में यहाँ मेंशन करता हूँ कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, देन विल ड्रॉ द ग्राफ, सो आपको क्लियर होगा। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट, सो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, मैंने अभी आपको बोला पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो इसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो पार्ट है जो आप डायरेक्टली किसी एक एक्टिविटी के लिए फाइंड नहीं कर सकते हो, बल्कि इसको आप पूरे प्रोजेक्ट के लिए फाइंड करते हो। सो वही मैंने लिखा, पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड फॉर एंटायर प्रोजेक्ट एंड नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन से आ जाते हैं आपके? इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ जाएंगे, विल राइट हियर। ये सारे आपके टाइप ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, जहां पे स्टोरेज चार्जेस, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस या फिर स्टेशनरी आइटम्स चार्ज, लॉस ऑफ रिवेन्यू, ये सारे आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट के एग्जांपल, इनडायरेक्ट कॉस्ट के एग्जांपल है। फर्दर मैंने आपको बोला इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपके टाइम के साथ ही इनडायरेक्ट कॉस्ट दो तरीके से वेरी करता है। फर्स्ट वन, जो आपके आउटेज लॉसेस होते हैं उनके लिए एक अलग कर्व होता है, और सेकंड जो आपके नॉर्मल इनडायरेक्ट कॉस्ट है उनके लिए आपके एक अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो विल राइट दिस। फर्स्ट आप ये नोट डाउन करो, नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं भाई, इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूं। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपके जो ग्राफ है वो दो टाइप के फॉर्म होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ फॉर इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जो आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होता है वो वेरी करता है टाइम से इन टू फॉर्म। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन आप देखो, आपके दो तरीके से कर्व यहाँ पे, आपके दो तरीके से कर्व यहाँ पे एक्ट कर रहे होंगे। सो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, और इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड है इनडायरेक्ट, ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है बट एक कर्व के फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट के सिर्फ वो पार्ट्स इंक्लूड है जो कि आउटेज लॉसेस कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं, विल राइट हियर। ये हो गया आपके पेनाल्टीज। सेकंड मैंने आपको और क्या बोला था पेनाल्टीज के अलावा? लॉस ऑफ रिवेन्यू, लॉस ऑफ रिवेन्यू, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये तीनों आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी हमने फर्दर डिफरेंशिएट किया, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में ये जो तीन होते हैं आपके पेनाल्टीज या लॉस जो होते हैं, ये सारे आपके वेरी करते हैं टाइम के साथ इस कर्व के फॉर्म में। इस इन तीनों को बोला जाता है आउटेज लॉस, आउटेज लॉस। सेकंड कर्व की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड कर्व की बात कर रहा हूं मैं। सो ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, आप कंफ्यूज मत हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों इनडायरेक्ट कॉस्ट के टाइम के साथ कर्व है, बट ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का वो पार्ट है जो सिर्फ आउटेज लॉस कहलाता है, जैसे कि पेनाल्टीज, लॉस ऑफ रिवेन्यू, लॉस ऑफ प्रॉफिट। और इसके अंदर आप क्या आएंगे, जो बाकी चार्जेस है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस,
ओवरहेड चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस। अब सुपरविजन के लिए आपने सुपरवाइजर को रख रखा है, उसकी सैलरी आप दे रहे हो, तो वो तो एंटायर प्रोजेक्ट के लिए आप दे रहे हो ना। ये सुपरविजन आप ऐसा हो सकता है कि सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के सुपरविजन के लिए रख रहे हो और फर्स्ट फ्लोर का काम खत्म हो गया तो फिर सेकंड फ्लोर के लिए रखोगे, आप तो पूरे एंटायर प्रोजेक्ट के लिए रख रहे हो। तो जो सुपरविजन चार्जेस हो गए, ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं, ये सारे आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट के जो चार्जेस हैं ये वेरी करते हैं डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में। सो विल राइट हियर, यहाँ पे कौन कौन सा आपके चार्ज आ गए, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, सेकंड आपका है सुपरविजन कॉस्ट, सुपरविजन कॉस्ट, थर्ड वन जो आपका है दैट थर्ड वन इज, और बहुत सारी चीजें होते हैं आपके, स्टोरेज चार्ज हो सकते हैं, इसके ऊपर आपके स्टोरेज चार्ज, ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे आपके आ जाएंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट में, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में है। तो दो डिफरेंट कर्व्स ड्रॉ होंगे, दो डिफरेंट कर्व्स ड्रॉ होंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट का टाइम के साथ वेरिएशन के लिए, ये दोनों नोट डाउन करो आप, ये कर्व है स्लाइटली और वो कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन है। सो विल राइट दिस। सो ये आपके हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट सेकंड वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, ये फर्स्ट था हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट, सेकंड कंपोनेंट है आपके कॉस्ट का दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, सेकंड वन इज डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने बोला आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी के लिए आप फाइंड नहीं कर सकते हो, इसके अपोजिट डायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं वो आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी के लिए सेपरेटली सारे एक्टिविटीज के लिए आप इजीली फाइंड कर सकते हो, दोज आर डायरेक्ट कॉस्ट। और इस डायरेक्ट कॉस्ट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका डायरेक्ट में नॉर्मल कॉस्ट और दूसरा होता है क्रैश कॉस्ट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, वहां CCCL लिया था, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो आपके नॉर्मल एक ऑप्टिमम टाइम के लिए था। अभी ये डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आते हैं आपके क्रैश कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट। तो फर्स्ट हम लोग मेंशन करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। सो सेकंड वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ये वो टाइप है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, वो पार्ट है प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए सेपरेटली सारे एक्टिविटीज के लिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, सेपरेटली आप सारे एक्टिविटीज के लिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो विल राइट हियर डायरेक्ट कॉस्ट के लिए मैं मेंशन करूंगा सो ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो पार्ट है जो आप इंडिविजुअली एक एक्टिविटीज के लिए, दो एक्टिविटीज के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, दीज कैन बी फाइंड आउट। ये कुछ स्पेशल टाइप के कॉस्ट होते हैं जो कि आपको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए यूज किए जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए यूज किए जा रहे हैं, फर्दर फिर उस एक्टिविटी के बाद उसका कोई यूज नहीं है, तो ऐसे हम इंडिविजुअली एक्टिविटीज के बाद एक्टिविटीज के बेसिस पे डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वैसे कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, सच टाइप ऑफ कॉस्ट आर नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकंड वन इज क्रैश डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये क्रैश और नॉर्मल कॉस्ट के बेसिस पे ही आपका एंटायर कॉन्सेप्ट है कॉस्ट स्लोप का, और कॉस्ट स्लोप से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे, आपके गेट के क्वेश्चंस भी हैं जो कि कॉस्ट स्लोप से पूछे गए हैं, और आपके गेट में लास्ट 2 इयर्स में सिर्फ कॉस्ट स्लोप के ही क्वेश्चन पूछे हैं, तो हो सकता है इस साल भी कॉस्ट स्लोप से पूछ लें, और नहीं पूछेंगे तो जो बाकी टॉपिक्स बताए हैं वहां से तो पूछने ही है क्वेश्चन। सो विल राइट दिस, डायरेक्ट कॉस्ट हैज टू कंपोनेंट। तो डायरेक्ट कॉस्ट के आपके दो पार्ट है, दो पार्ट में से कैटेगराइज किया गया है। डायरेक्ट कॉस्ट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू कॉस्ट। कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन जो आपका है दैट फर्स्ट वन है आपका नॉर्मल कॉस्ट, और सेकंड वन क्या है आपका, सेकंड वन इज क्रैश कॉस्ट, सेकंड वन इज क्रैश कॉस्ट। सो विल राइट दिस, और ऐसे नॉर्मल कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं CN से, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं CC से। तो ये नॉर्मल कॉस्ट क्या है, ये क्रैश कॉस्ट क्या है, ये क्या डिफरेंस है इनके बीच का। सो नॉर्मल कॉस्ट आपका वो कॉस्ट है जो आप नॉर्मल टाइम पे जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए आपका प्रोजेक्ट आपने कैरी आउट किया, और इसके अंदर जो आपके इस नॉर्मल टाइम में आपका जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ
जो डायरेक्ट टाइप के कॉस्ट है उसे हम लोगों ने बोला डायरेक्ट कॉस्ट, उसे हमने बोला डायरेक्ट कॉस्ट। बट आप इमेजिन करो एक सेकंड कंडीशन जहां पे आपने एडिशनल रिसोर्सेज यूज किए, आपने एडिशनल रिसोर्सेज डिप्लॉय किए सो दैट कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बहुत जल्द ही या फिर सॉरी मिनिमम टाइम में वो आपका कैरी आउट हो सके। मिनिमम टाइम में कैरी आउट हो मींस एक आपका नॉर्मल टाइम है, फॉर एग्जांपल 30 डेज लगता है और आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, बट आप चाहते हो कि आप 20 डेज में इस प्रोजेक्ट को फिनिश करो। तो जब 20 डेज में प्रोजेक्ट को फिनिश करना है, दैट मींस आपको एडिशनल रिसोर्सेज डिप्लॉय करने होंगे, एडिशनल रिसोर्सेज यूज करने होंगे। तो जब ये एडिशनल रिसोर्सेज यूज करोगे, जब ये एडिशनल रिसोर्सेज यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो एडिशनल रिसोर्सेज के कॉस्ट भी इंक्रीज करेंगे। सो ये एडिशनल रिसोर्सेज के कॉस्ट जो होंगे वो आप ऐड करते जाओगे, ये एडिशनल रिसोर्सेज की वजह से जो कॉस्ट है वो ऐड करोगे। सो अल्टीमेटली आपके नॉर्मल कॉस्ट से वो कॉस्ट ज्यादा होगा हमेशा। तो वो कॉस्ट, उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं क्रैश कॉस्ट। और ये जो प्रोसेस है ना, जो कि आपने टाइम रिड्यूस कर दिया कॉस्ट पूरे प्रोजेक्ट का एडिशनल रिसोर्सेज डिप्लॉय करके, इसे हम लोग बोलते हैं क्रैश टाइम। सो कोई भी प्रोजेक्ट क्रैश टाइम से बिलो टाइम पे पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में कॉस्ट मॉडल में दिखाया था आपको। वो जो कर्व बन रहा था वो एक ऑप्टिमम टाइम पे मिनिमम वैल्यू आ रही थी। फर्दर इस टाइम से आप इंक्रीज करोगे तो भी कॉस्ट इंक्रीज करेगा, और इस टाइम से डिक्रीज करने पे भी कॉस्ट इंक्रीज कर रहा था। सो नाउ विल राइट अबाउट नॉर्मल कॉस्ट क्या है और डायरेक्ट ये क्रैश कॉस्ट का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट है जब आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसे यूटिलाइज करके आपने प्रोजेक्ट को एक सर्टेन टाइम पे एंड किया, तो वो टाइम आपका नॉर्मल टाइम हो गया और जो कॉस्ट था वो नॉर्मल कॉस्ट है। बट उस टाइम को हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, सो दैट उससे कम टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट एंड हो, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो जो टाइम अब आपका लग रहा है वो क्रैश टाइम होगा, जो कि नॉर्मल टाइम से कम होगा, और इस प्रोसेस को क्रैशिंग कहते हैं। सो जब टाइम आपका रिड्यूस हुआ, क्रैश किया आपने, तो अल्टीमेटली जो आपको कुछ एडिशनल रिसोर्सेज यूज किए थे उसके लिए कॉस्ट पे करना होगा, तो ये एडिशनल कॉस्ट आपका इंक्रीज करेगा, नॉर्मल कॉस्ट से ज्यादा होगा। सो दैट कॉस्ट इज नोन एज क्रैश कॉस्ट। सो नाउ विल राइट अबाउट दिस। और यही क्रैश कॉस्ट, नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम के बेसिस पे आपका एक स्लोप फाइंड होता है, दैट इज कॉस्ट स्लोप। विल सी वो कॉस्ट स्लोप क्या है। तो पहले मैंने ये डायरेक्ट कॉस्ट की बात बताई। डायरेक्ट कॉस्ट के दो पार्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट आपका वेरी कैसे करता है टाइम के साथ, वो फर्स्ट आप देखो। डायरेक्ट कॉस्ट आपका वेरी कैसे करता है टाइम के साथ। इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए दो ग्राफ थे, बट डायरेक्ट कॉस्ट पे सिर्फ एक ही ग्राफ होते हैं। और डायरेक्ट कॉस्ट के लिए किस तरीके से वेरी करेगा, ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट ये आपके हो गए टाइम। सो डायरेक्ट कॉस्ट के साथ ये वेरी करता है आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से। इट विल ऑलवेज बी डिक्रीजिंग, तो आप यहां से देख सकते हो टाइम जितना मिनिमम है आपके डायरेक्ट कॉस्ट की वैल्यू भी मिनिमम है। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट की वैल्यू रिड्यूस कर रही है। बट टाइम जैसे जैसे रिड्यूस कर रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और मैंने आपको बोला भी टाइम रिड्यूस करना मींस क्रैश टाइम पे आप करोगे तो कॉस्ट क्रैश कॉस्ट होगा और वो मैक्सिमम होगा। आप देख सकते हो इस ग्राफ से भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ। टाइम मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम टाइम के लिए जो आपका कॉस्ट आएगा वो मिनिमम आ रहा है। बट आप देख लो टाइम यहाँ पे आपके पास मिनिमम है बट कॉस्ट मैक्सिमम है, टाइम मिनिमम है और कॉस्ट मैक्सिमम है। सो ये आपके डायरेक्ट कॉस्ट का कर्व है, नोट डाउन कीजिए इसे आप। देन विल डिस्कस अबाउट नॉर्मल कॉस्ट एंड क्रैश कॉस्ट। सो नेक्स्ट वन इज ये नॉर्मल कॉस्ट क्या है और ये क्रैश कॉस्ट क्या है। दोनों ही पार्ट हैं आपके डायरेक्ट कॉस्ट के, सो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इसे। सो नॉर्मल कॉस्ट आपका क्या है, नॉर्मल कॉस्ट हमारा वो कॉस्ट है जो आपके प्रिवेलिंग कंडीशंस, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसे यूटिलाइज करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट को एंड करो एक पर्टिकुलर टाइम में। सो विल राइट हियर
सो डायरेक्ट कॉस्ट में ये इज नोन एज नॉर्मल कॉस्ट, ये क्या है आपका नॉर्मल कॉस्ट। सो दिस इज नॉर्मल कॉस्ट। सो डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू कंप्लीट एन, इनकर्ड में जो कॉस्ट आपका स्पेंड हुआ है, इनकर्ड टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट विथ अवेलेबल रिसोर्सेज इन शेड्यूल ड्यूरेशन। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको यूज करके आप एक शेड्यूल ड्यूरेशन था आपका, उसमें जो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जिस कॉस्ट को स्पेंड करके, दैट इज नॉर्मल कॉस्ट। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी एन। सो ये आपका नॉर्मल कॉस्ट है। क्रैश कॉस्ट क्या होता है, राइट हियर। सो क्रैश कॉस्ट आपका तब होगा जब आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डिप्लॉय किए, सो दैट कि आपका जो शेड्यूल ड्यूरेशन था, इस शेड्यूल ड्यूरेशन से बिफोर अर्लियर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। सो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, इन दैट केस जो कॉस्ट इनकर्ड होगा आपका प्रोजेक्ट पे, दैट इज नोन एज क्रैश कॉस्ट, दैट इज नोन एज क्रैश कॉस्ट। सो राइट हियर। सो ये आपका हो गया क्रैश कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट बाय डिप्लॉइंग एडिशनल रिसोर्सेज, ये एडिशनल रिसोर्सेज हैं जो आप यूज कर रहे हो इन टाइम, बाय डिप्लॉइंग एडिशनल रिसोर्सेज इन टाइम लेस देन शेड्यूल ड्यूरेशन। तो आपका जो शेड्यूल ड्यूरेशन है इससे लेस टाइम में, शेड्यूल ड्यूरेशन से लेस टाइम में हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, सो दैट विल बी नोन एज क्रैश कॉस्ट। उसे हम लोग क्रैश कॉस्ट बोलते हैं। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सी सी, दैट इज क्रैश कॉस्ट। और क्रैश कॉस्ट क्या होगा आपका, क्रैश कॉस्ट विल ऑलवेज बी मोर देन नॉर्मल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि आपने एडिशनल रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं, तो उस एडिशनल रिसोर्सेज के लिए आपको एडिशनल पैसे भी तो इनकर करने होंगे, एडिशनल कॉस्ट भी तो बियर करना होगा। हाँ, टाइम ओवरऑल प्रोजेक्ट का जरूर आपका लेस हो रहा है, बट आपका एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। और वही पॉइंट तो मैं फाइंड करना होता है कि किस पॉइंट पे आपके कॉस्ट इंक्रीज हो रहे हैं और टाइम डिक्रीज हो रहे हैं, सो दैट कि मिनिमम कॉस्ट इनकर हो, सो दैट कि मिनिमम कॉस्ट इनकर हो। सो विल राइट दिस क्रैश कॉस्ट। सो क्रैश कॉस्ट आपका हमेशा नॉर्मल कॉस्ट से ज्यादा होगा। सो ये नोट डाउन करेंगे आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हो गए, सो अवेलेबल रिसोर्सेज, शेड्यूल ड्यूरेशन, तो वो आपका हो गया नॉर्मल कॉस्ट। और क्रैश कॉस्ट क्या हो गया, क्रैश कॉस्ट हो गया एडिशनल रिसोर्सेज, टाइम जो है वो लेस देन है शेड्यूल ड्यूरेशन। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका क्रैश कॉस्ट, दिस इज नोन एज क्रैश कॉस्ट। तो ये आपका डिफरेंस है नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट में। तो सिमिलरली नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम क्या हो गया, नॉर्मल टाइम वो टाइम है जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन था आपके प्रोजेक्ट का बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। और क्रैश टाइम क्या हो गया, ये क्रैश टाइम आपका हमेशा लेस होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल टाइम। क्रैश टाइम हमेशा लेस होगा नॉर्मल टाइम से, और क्रैश कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगा नॉर्मल कॉस्ट से। लॉजिक है, टाइम रिड्यूस कर रहे हैं प्रोजेक्ट के, इसके लिए तो हम क्रैशिंग कर रहे हैं। सो नॉर्मल टाइम हो गया आपका जो नॉर्मल रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। और क्रैश टाइम हो गया, क्रैश टाइम हो गया जब आप एडिशनल रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया आपने, और इन एडिशनल रिसोर्सेज को यूज करके आपने प्रोजेक्ट के टाइम को रिड्यूस किया। सो विल राइट टू टाइम्स भी आपके पास है, सो ये नोट डाउन किया आपने। नाउ नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड है आपका टर्म क्रैश टाइम एंड नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम एंड नॉर्मल टाइम। क्रैश टाइम एंड नॉर्मल टाइम। सो टर्म है आपका क्रैश टाइम,
सो क्रैश टाइम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज दैट मिनिमम टाइम, इट इज दैट मिनिमम टाइम इन विच एनी प्रोजेक्ट, क्योंकि क्रैश टाइम से बिलो आपका टाइम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता इन द सेंस इससे बिलो अगर आप करोगे तो कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। सो इसे बोला जाता है कि इट इज मिनिमम टाइम, it is minimum time in which any project can be completed by deploying additional resources. So we'll write this minimum किस सेंस में मैंने आपको बताया, इससे मिनिमम आप जाओगे तो कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा, तो फिर हमारा मतलब क्या कॉस्ट मॉडल का, कॉस्ट भी तो हमारा मिनिमम होना चाहिए। सो एट मिनिमम कॉस्ट दिस इज मिनिमम टाइम, सो विल राइट दिस। ये आपका मिनिमम टाइम है जिसमें आप किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो बाय डिप्लॉइंग एडिशनल रिसोर्सेज, आपने रिसोर्सेज एडिशनल अप्लाई किए सो दैट कि आपका जो टाइम है वो मिनिमम हो जाए, सो दैट इज क्रैश टाइम। सो किसी भी प्रोजेक्ट को आप क्रैश टाइम से बिलो टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्रैश टाइम से बिलो टाइम पे आप उसे फिनिश करो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रैश टाइम से बिलो जाओगे तो फिर अल्टीमेटली आपका कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा, और लॉजिकली भी आप सोचो, अगर आपको एक्सकेवेट करना है 10 मीटर क्यूब और वो 10 मीटर एक जेसीबी आपका 1 मीटर क्यूब एक्सकेवेट कर रहा है, एक जेसीबी 1 डे में 1 मीटर क्यूब एक्सकेवेट कर रहा है, सो आप 10 जेसीबी अगर यूज कर लोगे तो वो 1 डे में 10 मीटर क्यूब कर लेंगे। सो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1000 जेसीबी अगर लगा दिया सो 1 सेकंड में सारा कुछ एक्सकेवेट हो जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? सो एक सर्टेन टाइम पे ही आपका कॉस्ट मिनिमम हो सकता है, या फिर ये कह लो एक सर्टेन कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट यूज करके ही आप टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई रोट मिनिमम टाइम, ये मिनिमम टाइम है जिसमें आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा सकता है बाय डिप्लॉइंग एडिशनल रिसोर्सेज, सो नोट डाउन करेंगे इसे। सो फाइनली नॉर्मल टाइम क्या होगा? फिर नॉर्मल टाइम हो जाएगा वो टाइम जो कि आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लग रहा है, आप अवेलेबल जो आपके पास प्रिवेलिंग कंडीशन है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसे यूटिलाइज करके। सो विल राइट दिस नॉर्मल टाइम। इसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल टाइम, जो टाइम आपका रिक्वायर्ड है किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, और अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब दैट इज विदाउट डिप्लॉइंग एडिशनल रिसोर्सेज, आपने एडिशनल रिसोर्सेज डिप्लॉय नहीं किए हैं और अब जो टाइम आपका लग रहा है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, दैट इज नोन एज नॉर्मल टाइम। सो बेस्ड ऑन दिस नॉर्मल टाइम, क्रैश कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट, आपका एक स्लोप आता है दैट इज नोन एज कॉस्ट स्लोप, और ये कॉस्ट स्लोप आपका स्लोप है ग्राफ का डायरेक्ट कॉस्ट और टाइम के बीच का। बट इसमें एक एजम्पशन है कि आपने डायरेक्ट कॉस्ट और टाइम के जो ग्राफ को है वो स्ट्रेट लाइन एज्यूम किया है, मल्टीपल स्ट्रेट लाइन एज्यूम किया है। एक्चुअल में ग्राफ कैसा था? कर्व था, बट ये कर्व को आपने एज्यूम किया स्ट्रेट लाइन सो दैट कि आप स्लोप फाइंड कर सको। स्लोप तो आप हमेशा स्ट्रेट लाइन के लिए फाइंड कर सकते हो। सो ये नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कॉस्ट स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। सो कॉस्ट स्लोप, ये सारे कॉस्ट मॉडल में ही आ रहे हैं, कॉस्ट मॉडल ही टॉपिक है आपका, और इसी कॉस्ट मॉडल में ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट स्लोप एटसेट्रा। So we'll write this cost slope. So cost slope आपका क्या होता है? Cost slope आपका होता है it is ratio of difference between crash cost and normal cost to normal time and crash time। तो normal time और crash time के बीच का और crash cost और normal cost के बीच का जो आपका रेशियो है, ये रेशियो, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं, दिस रेशियो इज नोन एज कॉस्ट स्लोप, और इस कॉस्ट स्लोप को इंडिकेट करते हैं CS से। सो फर्स्ट आई विल राइट द डेफिनेशन, देन इसे हम लोग देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। सो विल राइट दिस इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट स्लोप, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रैश कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट
टू द डिफरेंस ऑफ नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम। तो ऐसा हम लोग इसे लिख सकते हैं, कॉस्ट स्लोप को हम लोग इंडिकेट करते हैं सी एस से। सो सी एस इक्वल टू क्या है, रेशियो है किसका, डिफरेंस बिटवीन क्रैश कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट। तो क्रैश कॉस्ट सी सी माइनस नॉर्मल कॉस्ट सी एन, टू किसके साथ रेशियो है ये, डिफरेंस ऑफ नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम। सो टी एन माइनस टी सी। सो ये आपका हो गया कॉस्ट स्लोप। दिस रेशियो इज नोन एज कॉस्ट स्लोप। दिस रेशियो इज नोन एज कॉस्ट स्लोप। ये रेशियो जो आपका इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट स्लोप। दिस रेशियो इज नोन एज कॉस्ट स्लोप। ये कॉस्ट स्लोप आपने फाइंड किया एक पॉइंट को एज्यूम करके, और ये अजम्पशन था कि आपके जो डायरेक्ट कॉस्ट और टाइम का जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है, मल्टीपल स्ट्रेट लाइन। वो कैसे, वो यहां पे आप देखो, ये हमारा कर्व है डायरेक्ट कॉस्ट एंड टाइम का। सो डायरेक्ट कॉस्ट और टाइम का हमारा कर्व क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट और टाइम का हमारा कर्व कुछ ऐसा है। इसमें अज्यूम किया कि ये मल्टीपल स्ट्रेट लाइन है। वो कैसे आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। इस कर्व में आपने क्या किया, आपने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। आपने अज्यूम किया कि ये दोनों पॉइंट जो है ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। एक फर्दर आपने यहाँ पॉइंट लिया और ये पॉइंट है, सो ये आपने अज्यूम किया कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली यहाँ पे कोई पॉइंट है, आपने ये अज्यूम किया कि ये स्ट्रेट लाइन है। सो ऐसे मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस को यूज करके आपने फाइंड किया है डायरेक्ट कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट और नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम के बीच का कॉस्ट स्लोप। सो ये अजम्पशन है, यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे। सो ये जो कॉस्ट स्लोप है, ये कॉस्ट स्लोप हमने फाइंड किया, ये कॉस्ट स्लोप हमने फाइंड किया ये एज्यूम करके, नहीं, सो ये कॉस्ट स्लोप हमने ये फाइंड किया एज्यूम करके, कॉस्ट स्लोप हमने फाइंड किया एज्यूम करके कि आपके जो डायरेक्ट कॉस्ट का कर्व है वो डायरेक्ट कॉस्ट का कर्व मल्टीपल स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, मल्टीपल स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। सो विल राइट दिस। सो ये पॉइंट मैंने लिखा कि डायरेक्ट कॉस्ट स्लोप जो आपने फाइंड किया, कॉस्ट स्लोप इज फाउंड बाय अज्यूमिंग कर्व ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड टाइम टू बी सेट ऑफ मल्टीपल स्ट्रेट लाइन। तो मल्टीपल स्ट्रेट लाइन एज्यूम करके आपने ये फाइंड किया कॉस्ट स्लोप। सो कॉस्ट स्लोप हैज बीन फाउंड बाय अज्यूमिंग मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस, ये आपको फाइंड किया, ये आपने फाइंड किया है। सो दिस इज कॉस्ट स्लोप। अब इस कॉस्ट स्लोप का यूज हम कहाँ करते हैं, ये कॉस्ट स्लोप हम फाइंड करते हैं क्रैशिंग के टाइम पे। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को क्रैश कर रहे हो सो दैट एक मिनिमम टाइम पे वो हैपन हो सके, एक मिनिमम टाइम पे अकर हो सके, कंप्लीट हो सके, सो वैसे कंडीशन पे आप कॉस्ट स्लोप फाइंड करते हो। और इस कॉस्ट स्लोप को हम लोग यूज कहाँ करते हैं, क्रैशिंग प्रोसेस में। और क्रैशिंग के लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है, फर्स्ट रूल है आपका, क्रैशिंग आप किस तरीके से करोगे, क्रैशिंग मींस टाइम रिड्यूस करना प्रोजेक्ट का। तो पहले आप फाइंड करोगे क्रिटिकल पाथ क्या है। अब इस क्रिटिकल पाथ के अलोंग आप क्रैशिंग स्टार्ट करोगे। सो क्रैशिंग इज ऑलवेज डन अलोंग क्रिटिकल पाथ। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, पहले आप थ्योरी इसका समझो। सो क्रिटिकल पाथ के अलोंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ के अलोंग हम लोग वहां पे क्रैश करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग 1 डे से क्रैश करेंगे, फिर 2 डे से, देखेंगे किस डिफरेंट डेज पे हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट आपका मिनिमम कहाँ रहा है। जो भी मिनिमम कॉस्ट होगा वहां पे क्रैशिंग हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो फर्स्ट आप क्रिटिकल पाथ को 1 डे से क्रैश करोगे, और ये क्रैशिंग क्रिटिकल पाथ में उस एक्टिविटी के लिए होगा जिसका कॉस्ट स्लोप मिनिमम है, क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग भी जिस एक्टिविटी की कॉस्ट स्लोप मिनिमम है, हम फर्स्ट उस डायरेक्शन में उस एक्टिविटी को क्रैश करेंगे। ये आपने कर लिया। अब हो सकता है कि आपके क्रिटिकल पाथ को आपने जब 1 डे से रिड्यूस किया, क्रैश किया, तो मल्टीपल क्रिटिकल पाथ नए बन सकते हैं आपके नेटवर्क डायग्राम में, नए क्रिटिकल पाथ से बन सकते हैं, नॉट
ऑलवेज, बट ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि नए क्रिटिकल पाथ ही बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका किसी एक क्रिटिकल पाथ से 10 डेज आ रहा था प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और दूसरा 9 भी था एक ऑप्शन, बट 9 इसलिए आपने नहीं लिया क्योंकि मैक्सिमम 10 आ रहा है, तो जब इस 10 को 1 डे से क्रैश करोगे तो अब इसका भी 9 हो गया और ऑलरेडी एक 9 था, तो दोनों क्रिटिकल पाथ हो गए। सो अगेन इन दोनों क्रिटिकल पाथ को साइमल्टेनियसली आप क्रैश करोगे, बट क्रैश किस एक्टिविटी के अलोंग करोगे, जिसका कॉस्ट स्लोप मिनिमम होगा। सो इस तरीके से आप मल्टीपल क्रैशिंग करते जाओगे और फिर आपको चेक करना है एक सर्टेन पॉइंट पे आपका वैल्यू मिनिमम आ रहा होगा, बट उसके बाद भी आप क्रैश करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। तो जो पॉइंट पे आपका मिनिमम वैल्यू आया था वो कॉस्ट को आप एज्यूम करोगे और क्रैशिंग आपका वहीं पे स्टॉप होगा। बट क्रैशिंग आपको करना नहीं होता एग्जाम में, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, बट वो स्मॉल क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं और उन्होंने पूछे भी हैं। सो कैसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे गेट में वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट फर्स्ट विल राइट द रूल्स फॉर क्रैशिंग। आपके क्रैशिंग का रूल्स क्या है, क्रैशिंग का रूल क्या है। सो नेक्स्ट वन इज, ये सारे आपके कॉस्ट मॉडल के ही टॉपिक हैं। सो कॉस्ट मॉडल में नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है रूल्स फॉर क्रैशिंग द डायग्राम, क्रैशिंग द नेटवर्क। नेटवर्क डायग्राम को तो आप क्रैश करोगे और वहां से फाइंड करते हो कॉस्ट। सो विल राइट दिस। एक और पॉइंट, क्रैश जब आप करते हो तो मैंने बोला प्रोजेक्ट का कॉस्ट इंक्रीज करता है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट इंक्रीज नहीं करेगा, प्रोजेक्ट का कॉस्ट तो मिनिमम होगा बट डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज करेगा, डायरेक्ट इंक्रीज करेगा और इनडायरेक्ट रिड्यूस होगा, क्योंकि ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम हो रहा है और इनडायरेक्ट कॉस्ट एक प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। सो जब ड्यूरेशन ही कम हो गया तो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, बट डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज करता है। और हमें यही तो फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का रेशियो है, सो दैट कि आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है ओवरऑल वो मिनिमम हो। सो विल राइट दिस। फर्स्ट मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ rules for crashing or steps of crashing a network diagram. So we'll write this, steps for crashing network diagram. ये सारे टॉपिक आपके कॉस्ट मॉडल के ही हैं। So these topic are from cost model only. So steps for crashing network diagram. सो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, सबसे फर्स्ट आप क्रिटिकल पाथ फाइंड करो। फर्स्ट स्टेप इज कि उस नेटवर्क डायग्राम का आप क्रिटिकल पाथ फाइंड करो। सो विल राइट दिस। सो फर्स्ट स्टेप है कि आप क्रिटिकल पाथ फाइंड करोगे। पहले नेटवर्क डायग्राम के लिए क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड करते हो हमने देख रखा है पर्ट में एज वेल एज सीपीएम में। तो फर्स्ट स्टेप आप पहले क्रिटिकल पाथ फाइंड करो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस क्रिटिकल पाथ को क्रैश करो। उस क्रिटिकल पाथ को क्रैश करो, पहले आप 1 डे से करते हो, फिर 2 डेज, ऐसे 1 बाय 1 डे से करते हो। सो क्रिटिकल पाथ को क्रैश करो और इस क्रिटिकल पाथ को क्रैश करोगे अलोंग द एक्टिविटी हैविंग मिनिमम कॉस्ट स्लोप। ये कैसे करते हैं क्रैश, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे वहां पे आपको क्लियर होगा, बट फिलहाल जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसे समझो कि क्रिटिकल पाथ में भाई जिस एक्टिविटी का, अब क्रिटिकल पाथ में तो मल्टीपल एक्टिविटीज होते हैं ना, जिस एक्टिविटीज के लिए कॉस्ट स्लोप मिनिमम आएगा उस कॉस्ट स्लोप के अलोंग पहले हम क्रैश करेंगे। सो विल राइट दिस। सो मिनिमम कॉस्ट स्लोप के अलोंग आप इसे क्रैश करोगे। मिनिमम कॉस्ट स्लोप के अलोंग आप इसे क्रैश करोगे इस क्रिटिकल पाथ को। इस क्रिटिकल पाथ को आप मिनिमम कॉस्ट स्लोप के अलोंग आप इसे क्रैश करोगे। नेक्स्ट, जब आप इसे क्रैश कर लोगे तो हो सकता है मल्टीपल क्रिटिकल पाथ फॉर्म हो जाए उस नेटवर्क डायग्राम में, और जब मल्टीपल या फिर सिंगल एक और क्रिटिकल पाथ फॉर्म हो रहे हैं तो आप उन दोनों क्रिटिकल पाथ को या मल्टीपल क्रिटिकल पाथ को साइमल्टेनियसली सबको आप क्रैश करोगे। सबको क्रैश और क्रैश हमेशा बाय 1 डे करता है, एक टाइम पे 1 डे से आप क्रैश करते हो। सो आप साइमल्टेनियसली सारे को क्रैश करोगे और सारे को क्रैश कैसे करेंगे, अलोंग देयर एक्टिविटीज हैविंग मिनिमम कॉस्ट स्लोप। तो जो भी क्रिटिकल पाथ है उसका जो भी एक्टिविटी जिसका कॉस्ट स्लोप मिनिमम है उसके अलोंग ही हमेशा क्रैशिंग की जाती है। सो विल राइट दिस थर्ड स्टेप। सो आप क्रैश करोगे सारे, मैंने ये थर्ड पॉइंट लिखा वही जो ड्यू टू क्रैशिंग देयर मे बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रिटिकल पाथ्स। तो मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं, तो इन सारे पाथ्स में आप इनके रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज जिसका
कॉस्ट लूप मिनिमम है उन सारे को आप साइमल्टेनियसली क्रैश करोगे, उन्हें आप साइमल्टेनियसली क्रैश करोगे एंड सो दैट इस तरीके से आप क्रैशिंग को कैरी फॉरवर्ड करोगे। थर्ड स्टेप को आप रिपीट करते जाओगे टिल द टाइम आपका मिनिमम कॉस्ट अचीव नहीं हो जाए, और जहां पे मिनिमम कॉस्ट अचीव हो जाएगा वहां पे आप स्टॉप कर दोगे। अभी आपको कैसे पता चलेगा मिनिमम कॉस्ट है? आप जिस भी कॉस्ट आप जैसे क्रैश करते जा रहे हो, 1 डेज 2 डेज क्रैश किए, थर्ड डेज आप क्रैश करोगे, वहां वैल्यू है, फोर्थ डे क्रैश करोगे, आपका वैल्यू देखोगे आप इंक्रीज करने लगे, दैट मींस कि थर्ड वाज द लास्ट डे जिससे आप मैक्सिमम क्रैशिंग कर सकते हो। अदरवाइज उसके बाद फिर से आपका कॉस्ट इंक्रीज करेगा। और क्रैशिंग का मेन एम ही है हमारा कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी मिनिमम, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी मिनिमम। तो इसलिए मैंने लिखा था कि क्रैश टाइम वो मिनिमम टाइम है जिससे आप किसी भी प्रोजेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो। इस क्रैश टाइम से नीचे टाइम पे, इस क्रैश टाइम से बिलो टाइम पे आप किसी भी प्रोजेक्ट को कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। सो ये आप नोट डाउन करो डिफरेंट स्टेप्स। तो थर्ड स्टेप्स के बाद फाइनल आप क्या लिखोगे? रिपीट दिस स्टेप, रिपीट द थर्ड स्टेप टिल द टाइम मिनिमम कॉस्ट इज अचीव्ड। सो राइट इट। और क्रैशिंग के क्वेश्चन आपके गेट में आ चुके हैं लास्ट ईयर भी, सो उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो टिल द टाइम मिनिमम कॉस्ट अचीव होगा तब तक आप ये स्टेप को रिपीट करते रहोगे। सो नोट डाउन कीजिए इसे। These are the steps। now इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विल सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन करूंगा, इसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम लोग इसका देखेंगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। So we'll do the crashing and we'll solve the questions। So ये आपने नोट डाउन किया। नाउ we'll do the question regarding crash cost।